जय हिंद दोस्तों। आज नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं केजीएस का। हम टेस्ट सीरीज आपको चला रहे थे, 25 क्वेश्चन करवाए थे और ये आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांस ह्यूमंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस हैं, पशुओं के चारागाह पर ले जाने वाले एक मौसमी चक्र है, या ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी केंद्रों की ओर लोगों का पलायन है, या बड़े पैमाने पर पशु चिकित्सकों का आपको फार्मों की स्थापना है। तो बताइएगा इसका सही या इनमें से कोई नहीं, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन सही है, पशुओं के चारागाहों को पर जो है ले जाने वाले आपका मौसमी चक्र है, ट्रांस ह्यूमंस इसको कहते हैं के संबंध में आपको मैंने बताया। इसकी व्याख्या को हम देखें, व्याख्या विस्तार से समझाने के लिए आप लोग पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम एक एक चीज़ अच्छे से जानेंगे। ट्रांस ह्यूमंस जो होता है, मौसम के आधार पर कई चीज़ें होती है जो कि आप जब एमसीक्यू लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप वहाँ पर सीखते हैं। टेक्स्ट बुक में कई चीज़ें आपको कोर्सेज में या क्लासेज में, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज जहाँ लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, वहाँ पर ये सारे तथ्य नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। आने वाले 60 यानी 60 डेज जो आज से देखेंगे तो लगभग आपका 17 नवंबर को एग्जामिनेशन है। 17 नवंबर आज से भी देखेंगे तो 2 महीने का टाइम है, पूरे 60 डेज। तो 50 डेज मान के चलेंगे, 10 दिन आपका आगे पीछे होगा। फेस्टिवल का सीजन है, दीपावली है, दशहरा है और छठ पूजा है। तो इन सभी रीजन्स के कारण आप 50 दिन भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं 10-10 घंटा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेज 100% हो सकती है। इन सभी रीजन से मैं 50 दिन का पर डे के आपका क्लासेस इस तरह से लाऊंगा, एमसीक्यू हो या थ्योरी बेसिस पर आपका सारे सब्जेक्ट लाने की कोशिश करूंगा। कुछ चीज़ें जो है आपका मेंबरशिप में आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि हम वो चीज़ें यूट्यूब पर या फिर अनलिस्टेड फॉर्मेट में होगा। उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा और दिए गए जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसह्यूमंस जो है मौसम के आधार पर पशुओं को अलग अलग चराहों के बीच ले जाने वाले की प्रथा है। गर्मियों में पशुओं को बेहतर चारागाह वाले ऊंचे ठंडे क्षेत्रों में ले जाया जाता है, और सर्दियों में उन्हें कठोर परिस्थितियों के से बचने के लिए निचले क्षेत्रों में वापस लाया जाता है। यानी कि गर्मी में है, ऊपर क्षेत्र में जाकर के चारागाह करके, यानी बाकी जो सर्दियों के समय में यानी ठंड के समय में वापस नीचे ले जाते हैं ताकि वो बच सके। यह प्रथा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आम है, और पशु और चारागाह जो है चारागाह यानी जो चराने जा रहा है उनको दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। आई होप कि समझ पाए होंगे ये आपका जो क्वेश्चन किससे संबंधित था। तो आपका ट्रांसह्यूमन से, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा आपको मैं हेल्प कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसह्यूमंस। ओके, ट्रांसह्यूमंस, ओके, ट्रांसह्यूमंस के बारे में। तो ये आपका सीजन साइकिल ऑफ द मूविंग लाइव स्टॉक ऑफ द पेस्चर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी का पीडीएफ आपको दोनों एक साथ टेलीग्राम ग्रुप में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। लेटेस्ट आपका कल के डेट में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी, 19 तारीख प्रीलिम्स का, ये केजीएस का है। खाद्य जाल में आपका निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकों की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। तो सबसे उपयुक्त वर्णन कौन करता है आपके ऑप्शन से ए बी सी डी। वे जो ऊर्जा के लिए अन्य जीवों के उपयोग करते हैं, वे जीव जो मृत पदार्थों को विघटित करता है, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वे जीव जो विभिन्न पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा को हस्तांतरित करता है। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब आपका सी ऑप्शन से, सी ऑप्शन से देख सकते हैं। इसके ऑप्शन है, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये खाद्य जाल में जो है निम्नलिखित हमें कौन उत्पादकों को 2 से 3 बार आपको रिपीट करा देंगे, बाद में आपको रिवीजन पर्पस में हेल्पफुल रहेगा। कई लोग का मेरे पास कमेंट आया था, सर आप एमसीक्यूज जो है कई लोग हैं सिर्फ ABCD खेल के चले जाएंगे, यहाँ पर आपको सी आंसर बताएंगे, बट अब व्याख्या के साथ हम पढ़ेंगे तो आपके शायद कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो पाएगा। 10% 20% ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और आपको रिजल्ट लाने के लिए 70% मैक्सिमम है। हाँ, कहीं भी कोई भी कंपटीशन में 150 नंबर आता है, इसका 70% निकालेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 100 प्लस आपका 105 बनता है। 105 अगर 100 प्लस आप कोई भी कैटेगरीज के हैं, इसका टारगेट लेके चलते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी मकसद से हम बता रहे हैं। खाद्य जाल में जो है उत्पादक है, यानी आमतौर पर पौधे और शैवाल जो है मूलभूत जीव होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो किस में आपको ट्रांसफर करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के से कार्बनिक यौगिकों को उत्पादन करने के खाद्य जाल का आधार बनाती है। इन यौगिकों को फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी द्वारा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, जो शाकाहारी हैं, यानी कि जो वृक्ष, फल फूल या फिर
पत्ते को खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं, यानी कि जो घास फूस खाता है। और इन यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है, यानी कि इन सारी चीज़ों प्राथमिक उपभोक्ता ये, उसके बाद बकरी जिसे खाई ये सारी चीज़ों को, उसके बाद द्वितीय ये उपभोक्ता बन गया। तृतीय उपभोक्ता यानी टाइगर जो है या फिर सर्वाहारी हम लोग जो मनुष्य हैं वो सभी लोग खाते हैं। क्या होता है, इन यौगिकों को प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी द्वारा ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग है द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने बता दिया व्याख्या के साथ। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन पर जानते हैं। गाडगिल समिति 1962 में और कस्तूरी रंगन समिति आपको 2013 में निम्नलिखित कथनों में से किस मुद्दे को मुख्य रूप से आपको संबोधित किया था? शैक्षणिक सुधार और पाठ्यक्रम का था, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन था, आर्थिक नीति और विकास रणनीतियों का था, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार का था। बताइए ABCD में कौन सा सही जवाब है? 10 सेकेंड वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब होगा पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय आपका संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन से है। तो देख सकते हैं इसका व्याख्या क्या है। गाडगिल समिति 1962 में आया था, जिसे आधारिक तौर पर पश्चिमी घाट के विकास पर समिति के रूप में जाना जाता है, की स्थापना पर्यावरण संबंधित चिंताओं और पश्चिमी घाट क्षेत्र के प्रबंधन को संबोधित करने के लिए की गई थी। इस समिति ने संरक्षण के मुद्दों और इस परिस्थिति इससे संवेदनशील क्षेत्र के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट है कस्तूरी रंगन समिति जो है 2013 में आए थे, जिसे पश्चिमी घाट पर उच्च स्तरीय कार्य समूह के रूप में जाना जाता है, कि इस स्थापना जो है पश्चिमी घाट के संरक्षण तथा सतत प्रबंधन की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिए की गई थी। इस समिति का काम क्षेत्र विकास की जरूरतों के साथ संरक्षण को संतुलित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के तहत निम्नलिखित कथनों में से किसका गठन किया गया था? तो ऑप्शन से आपका केंद्रीय भूजल बोर्ड का, या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का, केंद्रीय जल आयोग का, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का। इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। ABCD अभी आप लगा सकते हैं, अभी आपके पास समय है, तो गलत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका सही जवाब होगा केंद्रीय जल आयोग का है। पर्यावरण संरक्षण 1986 जो के तहत जो है किसका गठन किया गया था? तो केंद्रीय जल आयोग का। इसका व्याख्या को जानते हैं। इसी तरह से कई लोग क्या है इतना आंसर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे 30 नंबर पर क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। एटलीस्ट व्याख्या देखने से, एटलीस्ट अगर आपने नहीं कुछ पढ़ा है, क्योंकि इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है, करंट से कोरिलेट करके ये आपका ये प्रीवियस है इन्वायरमेंट से। कई लोग हैं इन सारे टॉपिक को नहीं क्लियर करते हैं। आपको जो है मेनली हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट देख करके चले जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको क्लियर होता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आपका जो है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत आपका प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थाएं स्थापित की गई, जिसमें आपका केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है आपका जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, जिसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो CG वाट यानी सेंट्रल आपका जो है आपका GW वाट का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गूगल से सर्च करके या कहीं से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से सही को जानेंगे। ठीक है, सही इस पर देखना है कि सही या गलत पूछ रहा है। तो सही क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है, ये बातें सही है। यह रीफ जो है संरचना अरबों छोटे जीवों द्वारा निर्मित है, जिन्हें कोरल पॉलिस के नाम से भी जाना जाता है, दोनों बातें सही है। तो आपका सी ऑप्शन से इसका सही जवाब है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। देखिए दोबारा करेंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। देख सकते हैं कथन 1 जो है सही आपका ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तहत आपका के तट पर स्थित आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। यह 2300 किलोमीटर यानी लगभग आप देखेंगे मील में बात करें तो 1430 मील में फैली हुई है, जिसमें से 2900 से अधिक एकल रीफ है और 900 द्वीप है। नेक्स्ट है कथन 2 है ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण है कोरल पॉलिस द्वारा किया गया है, जो छोटी समुद्री जीव है। कोरल पॉलिस आपका कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करके कठोर संरचनात्मक ढांचा बनाते हैं, जो समय के साथ जटिल और व्यापक रीफ संरचना का निर्माण करते हैं, यानी बाद में वो और कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से आप बताइएगा कैसा ये जवाब है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है शासन के संसदीय प्रणाली के गुण है?
कौन सा है आपका? विधायिका कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य करता है, बिल्कुल सही। उत्तरदायी सरकार बनाता है। ये हम शासन के संसदीय प्रणाली के बारे में जान रहे हैं, ये इसके गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, इंग्लिश मीडियम में भी समझेंगे। निरंकुशता को रोकता है, इसमें उत्तरदायी सरकार बनाता है। तीनों बातें इसमें सही है, तीनों आपको बातें सही है, डी ऑप्शन से। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट, द हार्मोनी ऑफ बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलता है एंड प्रिवेंट द डेस्पोटिज्म। ओके, यानी निरंकुशता को रोकता है। तो इसमें तीनों बातें आपके सही है। जो चीज़ें लगेगी कि हाँ इंग्लिश में बताना चाहिए, अदर उसको हम बताएंगे, और जिसको लगेगा आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं उसको बताएंगे। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो आपके इसमें डी ऑप्शन है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य है। संसदीय प्रणाली में आपका कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के में विधायिका संसद का ही भाग होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आमतौर पर दोनों शाखाओं के बीच में सामंजस्य हो, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए कार्यपालिका को विधायिका पर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उत्तरदायी सरकार जो है संसदीय सरकार को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह के लिए संरचित किया जाता है। कार्यपालिका का विधानमंडल में बहुमत होना चाहिए। यदि यह समर्थन खो देती है तो उसे हटाया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार और लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनी हुई रही है। निरंकुशता को रोकना संसदीय प्रणाली का डिजाइन विधायिका के विश्वास और विनियमित चुनाव पर निर्भरता के साथ सत्ता के संकेंद्रण और निरंकुश शासक के उदय को रोकने में मदद करता है। निरंतर विधायी समर्थन की आवश्यकता और विश्वास प्रस्ताव की संभावना और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आपका जांच के रूप में कार्य करती है। यानी कोई भी अगर सत्ताधारी यानी जो भी अभी MP या MLA बन गया, वो अपने सत्ता का दुरुपयोग ना करे। ये निरंकुशता को रोकने का काम करता है, पहला। दूसरा है उत्तरदायी सरकार, यानी कि जो सरकार हमारी बनाई विधायी सरकार के प्रति उसका जवाबदेह होना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं। कार्यपालिका का जो विधानसभा में जो बहुमत होना चाहिए, यदि वह समर्थन खो देती है तो उसको हटाया जा सकता है। मान लीजिए अभी BJP सरकार बनी है और वो भी गठबंधन की सरकार है, अगर वो गठबंधन की सरकार है जो कि मिनिमम आपका जो 50% या उससे ज़्यादा आपको आना चाहिए सीटों की संख्या, अगर वो खो देती है तो उनको बाहर भी किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इससे सुनिश्चित होता है कि सरकार लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार है। लेनिन का एक कथन है कि लोगों का सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। विधायिका और विधायिका कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य को स्थापित करता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल विधायिका संसद का ही भाग होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आमतौर पर दोनों शाखाओं के बीच में सामंजस्य हो, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए कार्यपालिका को विधायिका का विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये शासन की संसदीय प्रणाली के ये गुण होते हैं कि विधायिका आपका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य हो, उत्तरदायी सरकार हो, निरंकुशता को रोकना होना चाहिए, यानी कि कोई भी मतलब सरकार आने के बाद कोई भी अपनी चीज़ें जवाबदेही होना चाहिए, कुछ भी मनमानी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, वित्तीय आपातकाल। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आप बताइएगा। इसका 32 का बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जा सकता है। बिल्कुल बातें सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर पारित होना अनिवार्य। दोनों में नहीं होता है इसमें, ये आपकी बातें सही गलत है। तो इस केवल एक बातें सही है, केवल एक। इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपका जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है, यदि उन्हें विश्वास हो कि भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख जो है खतरे में है। तो इसमें हालांकि अभी भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 360 के तहत आपको जो वित्तीय आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आपातकाल इमरजेंसी नहीं लगा है। कथन 1 जो है सही आपका, जो मैंने आपको बताया कि कथन क्या है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत, यानी कि उनको साधारण बहुमत मिल जाता है तो अनुमोदित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों में 1 महीने के भीतर पारित होना अनिवार्य नहीं, ये आपका नहीं है। देख सकते हैं
भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूर देने के वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, जो सदन में उपस्थित या मतदान करने वाले 50% से का बहुमत होना चाहिए। यानी 100 लोग दिया है, अगर उसमें 50% उसमें सहमत हो जाते हैं तो ये पारित हो सकता है। नेक्स्ट है, गलत है आपका कथन। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा को जारी करने की तारीख से 2 महीने के भीतर, 2 महीने आपको 60 डेज का टाइम मिलता है, 2 महीने के ऑलमोस्ट के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यहाँ पर 1 महीने दिया गया था, 1 महीने बल्कि नहीं, यहाँ 2 महीने होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है शून्यकाल। शून्यकाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कथन पर विचार करना है और आपके ये 3 कथन है, इसमें से सही का क्रम बताना है, सही कितने हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं यह, इसका उल्लेख कार्य विधि नियम में किया गया है, ये बता सकते हैं। इसका कार्य विधि नियम में नहीं किया गया है। यह प्रश्नकाल के बाद के तुरंत बाद की अवधि होती है शून्यकाल, यानी प्रश्नकाल आपका जब कंप्लीट हो जाता है, जिसके दौरान सदस्य जो है बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठा सकता है। ये बातें सही है। आपका लगभग 12 बजे स्टार्ट होती है। शून्यकाल के दौरान सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस करने की अनुमति होती है। ये आपका बहस करने की, शून्यकाल के दौरान सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 बातें, ओके, केवल 2 आपका सही है। ठीक है, केवल 2 सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं, दोबारा रिपीट हो जाएगा आप लोग के लिए। कथन में जो 1 है गलत है, क्योंकि भारतीय संसद के कार्य विधि नियम में शून्यकाल का औपचारिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संसद में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यह एक अनौपचारिक प्रथा है जो समय के साथ विकसित हुई है और आधिकारिक संसदीय नियमों में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है। तो ये जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, मतलब अनौपचारिक प्रथा है। जैसे आप लोगों ने एक प्रैक्टिस बनाया हुआ होगा, जब आपने बनाया कि 10 घंटे हम पढ़ेंगे, उस 10 घंटे में या फिर 10 घंटे या 10 दिन हम पढ़ेंगे इसमें कंपटीशन में, उसी 10 घंटे में 1 घंटे आपका रिवीजन का है। ये अनौपचारिक है, इसमें कोई शेड्यूल नहीं होता है कि आप बार बार पीछे चीज़ों को याद करते रहें। चलिए नेक्स्ट कथन 2 है आपके, भारतीय संसद में शून्यकाल आमतौर पर प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। इस दौरान संसद बिना पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के, यानी जो सार्वजनिक, मान लीजिए मणिपुर घटना हो गया या फिर कोई भी दिल्ली में घटना हो रही है, कोई भी चीज़ें हो रही है, तो उन सारे मुद्दों को संसद के सामने अपने सार्वजनिक महत्व जो है महत्व के मामले को उठा सकती है। कथन 3 भी गलत था। शून्यकाल के दौरान जो है सदस्यों को विधेयकों और प्रस्तावों के बहस करने की अनुमति नहीं है। इस अवधि का उपयोग तत्काल मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। विधेयकों और प्रस्तावों को औपचारिक बहस संसद द्वारा निर्धारित समय के दौरान होती है, यानी कि एक समय डिसाइड होगा कि हाँ इस मुद्दे पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। न्यायिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में का कौन सा सही है, इसके बारे में चलते हैं। चलिए 34 नंबर, ओके, चलिए अब सीधे आंसर पर चलेंगे, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। और न्यायिक सक्रियता है जो है आपका, बाकी ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा। न्यायपालिका ऐसे निर्णय लेती है जो सक्रिय रूप से सार्वजनिक नीति को आकार देते हैं या सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती है। तो ये आपकी बातें सही, बाकी आप लोग देख लीजिए, इसके व्याख्या जानते हैं। न्यायिक सक्रियता तब होती है जब जो अदालतें केवल कानून की व्याख्या करने के स्थान पर उससे आगे बढ़कर के सार्वजनिक नीति को आकार देने और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और सक्रिय भूमिका निभाती है। इसमें व्यापक रूप से संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करना, कानून को प्रभावित करने वाले निर्णय जारी करना या शासन के मामलों पर कार्यपालिकाओं को निर्देश देना शामिल हो सकता है। न्यायिक आपका सक्रियता अक्सर जनहित याचिका, यानी PIL जिसको कहते हैं, और मानवाधिकारी और पर्यावरणीय मुद्दों या सरकारी जवाबदेही से जुड़े मामलों के निर्णयों में प्रकट होती है। आई होप कि समझ पाए वो। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही क्या है उसके बारे में जानते हैं। राज्यपाल जो है आपका, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री यानी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये बातें सही है। राज्यपाल संवैधानिक विवेक का उपयोग करते हुए राज्य की विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर पाने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है। ये मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकती है। आपका केवल एक बातें सही है, देख सकते हैं। इसकी व्याख्या को जानते हैं। पहला जो है आपका, राज्यपाल के जो है के पास है मुख्यमंत्री आमतौर पर विधानसभा के में बहुमत प्राप्त दल, यानी जिसको बहुमत मिल चुका है, उस नेता और मुख्यमंत्री
की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने की संवैधानिक शक्ति है इनके पास। दूसरा गलत है, राज्यपाल की परिस्थिति जन विवेक का उपयोग करते हुए राज्य विधानसभा में विश्वास मत ना सिद्ध ना कर पाने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकते हैं, आपका कर सकते हैं यहाँ पर दिया है, नहीं कर सकते, ठीक है, ना कर सकते हैं। यहाँ पर राज्यपाल जो है उपयोग राज्य की स्थिति में विश्वास मत सिद्ध ना कर पाने की स्थिति में है जो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, करते हुए विधानसभा के सेम बातों को लिखा गया है। इसमें आपको जो है राज्यपाल जो है विश्वास परिस्थितिजनक विवेक का उपयोग करते हुए राज्यपाल विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर पाने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है। अगर विश्वास मत नहीं होता तो उसको बर्खास्त कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। टोटल आप 50 आज क्वेश्चन करेंगे, 25 25 50 50 क्वेश्चन करके हम टोटल 150 क्वेश्चन करेंगे। और भी सीरीज जो है आपको थ्योरी और नोट्स पोर्सन हम लाएंगे टाइम टू टाइम। चलिए, उत्प्रेषण रीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन है। उत्प्रेषण रीट, इससे किसी मामले को समीक्षा हेतु निचली अदालतों से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए जारी किया जाता है। इसे केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। दोनों बातें आपके सही है, ठीक है, दोनों बातें आपके सही, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, देख सकते हैं। आपका उत्प्रेषण रीट एक जो है उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या वो न्यायिक अधिकरण के फैसले को समीक्षा करने के लिए की जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अधिकार क्षेत्र या कानूनी प्रक्रियाओं में त्रुटियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। उत्प्रेषण रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी की जा सकती है, प्रशासनिक और या कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ नहीं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ये अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं या कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में विफल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसमें से सही क्या है उसमें जानते हैं। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत आपका स्थापित एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि के लिए पद पर धारण करते हैं, ये बातें गलत है, केवल एक बातें सही है, केवल ए आपका सही है, देख सकते हैं। आपका कथन ए आपका सही नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC आपका मानवाधिकार अधिनियम जो है संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक आपका वैधानिक निकाय है जो यह अधिनियम आयोग के गठन और कामकाज के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कथन 2 आपका गलत है। मानवाधिकार जो है संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अध्यक्ष और जो है सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष कर दिया गया। यहाँ पर लिखा है 6 साल, ठीक है, तो अब 3 साल रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है। आयोग की कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ संबंधित है। आपका किससे संबंधित, नीचे दिए गए चयन में सही उत्तर का चयन करना है। तो अनुशासन समिति है, बिल्कुल। कानून सहायता समिति है, आपका कार्यकारी समिति है, कानूनी शिक्षक आपका समिति है। तो आपका चारों बातें सही है, ठीक है, चारों बातें। इसकी व्याख्या को जानते हैं। अनुशासन समिति बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया BCI जिसमें एक अनुशासन समिति है जो वकीलों से जुड़े पेशेवर आपका कदाचार के मामलों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी है। कानूनी सहायता समिति बार काउंसिल ये सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी सहायता समिति भी संचालित करती है कि कानूनी सेवाएं उन लोगों के लिए सुलभ हो जो उन्हें वहन नहीं कर सकते हैं। कार्यकारी समिति BCI एक कार्यकारी समिति है जो परिषद के दिन प्रतिदिन के मामलों और प्रशासनिक निकायों का प्रबंधन करती है। कानूनी शिक्षा समिति यह समिति जो है BCI को कानूनी शिक्षा जो है मानकों को सलाह देती है, जिसमें से कानून की डिग्री की मान्यता और लॉ स्कूल की स्थापना के लिए शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। भारतीय परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। आपका कौन सा सही है आपका सीधे में चलता है। परिसीमन आयोग जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के दोनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारण करने की उत्तरदायी होता है, बिल्कुल ये बातें सही हैं, ये बातें सही हैं। व्याख्या को चलते हैं। नेक्स्ट व्याख्या इसके देखते हैं। आपका 39 का B,
परिसीमन आपका आयोग जो है अस्थायी निकाय नहीं है, इसका गठन भारत सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार यानी जब जरूरत होगा तब करेगा। आमतौर पर प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है, लेकिन प्रत्येक जनगणना के बाद नहीं। आम तौर पर ये प्रत्येक जनगणना के बाद करते हैं, लेकिन प्रत्येक जनगणना के बाद नहीं होता, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता पड़ने पर यह आयोग का गठन कानून द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग जो है जनगणना में दर्शाए गए जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर लोकसभा आपका संसद का निम्न सदन या राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है और सीटों को पुनर्वितरण करता है। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग के निर्णय कानूनी रूप से मान्य होते हैं और अंतिम होते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें सही क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में सही क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। 40 का देख सकते हैं। सदन के संचालन में से संबंधित सभी मामलों के लिए आपका संविधान की प्रक्रिया नियमों की व्याख्या करने में उनका निर्णय अंतिम होता है। जो आपका राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल में उपराष्ट्रपति की भूमिका जो है, अगर सदन के संचालन से संबंधित सभी मामलों के संविधान की प्रक्रिया नियमों की व्याख्या करने में उनका निर्णय जो है अंतिम मानी जाती है, अंतिम होती है। बिल्कुल बातें सही है। यह तय करता है कि राज्यसभा के किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं। ये आपका बिल्कुल उपराष्ट्रपति के सभापति के रूप में ये करने का अधिकार है। तो दोनों बातें आपका सही है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। कथन आपका 1 भी सही है, जहाँ के सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ किसी भी तरह के तर्क या विवाद में नहीं पड़ सकता है, यानी कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। जो उनका निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। कथन 2 भी सही है आपका। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अब सभापति के दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करता है। वह उस अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए नियम भी बनाता है। 10वीं अनुसूची 1985 में 92 संविधान संशोधन जो हुआ था संविधान में जोड़ी गई थी। आपका 30 से पूछा जाए दल बदल में जो है आपका एक तो राजीव गांधी के काल में किया गया था, और ये आपका 10वीं अनुसूची में इसमें योग्यता के बारे में इसमें चर्चा किया गया, कौन योग्य है वो योग्य है। इसमें 1985 में 52वें संविधान संशोधन में किया गया। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय आपका जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एकीकृत, पहला है ऑप्शन, एकीकृत न्यायिक प्रणाली के कारण इसे राज्य उच्च न्यायालयों को देखरेख और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र संसदीय मामलों तक ही सीमित है। इसका मूल अधिकार जो है क्षेत्रीय संसदीय आपके संघीय मामलों तक ही सीमित है। दोनों बातें सही है आपका। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इंग्लिश में मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सही है। इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर स्टेट्स हाई कोर्ट्स ड्यू टू द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इट ओरिजिन्स आपका जुडिक्शंस इज लिमिटेड टू फेडरल केसेस। आपका बोथ आर द करेक्ट। ओके, दोनों बातें आपके सही, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाए? नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, हम व्याख्या बताने के लिए जाने जाते हैं तो व्याख्या भी बताएंगे। देख सकते हैं आपका चलिए आपका कथन 1 भी सही है। संविधान के तहत स्थापित एकीकृत न्यायिक प्रणाली के कारण भारत, यानी 2 व्याख्या बताने से ये होता है 2 से 3 बार आपका यहीं पर रिपीट हो जाता है। 3 बार आप यहीं पर वीडियो में देख लेते हैं। संविधान के तहत आपका स्थापित एकीकृत न्यायिक आपका प्रणाली के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक अधीक्षण होता है और राज्य उच्च न्यायालयों को नियंत्रित करने की शक्ति मिलता है। दूसरा भी सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है का मूल अधिकार है क्षेत्र आपका जो है मुख्य रूप से संघीय मामलों में से संबंधित है, जैसे कि राज्यों के बीच विवाद और केंद्र और राज्यों के बीच आपका जो विवाद है। हालांकि इसके पास अन्य मामलों में भी मूल अधिकार क्षेत्र है, जैसे कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े मामले होते हैं। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन, ये देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हम करवाए हैं हिस्ट्री था, उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन थे, अब आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस। देख सकते हैं प्रोटीन के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए कौन सा कथन सही है इसके बारे में जानेंगे और उसके सही का विकल्प को चयन करना है।
तो ये देखते हैं, ये अनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, प्रोटीन आपका अनुवांशिक जितने भी लक्षणों को विकास को नियंत्रित करता है। अगर अनुवांशिक कोई भी बीमारी है, कुछ भी चीज़ें हैं, उसको विकसित करने का काम करता है और नियंत्रित करने का भी काम करता है। ये एंजाइम जो है प्रोटीन होने के कारण, यानी प्रोटीन आपके शरीर में है, कार्य उसका क्या होता है, शरीर को विकसित करने और बीमारियों को या फिर आपका अनुवांशिक जो है क्रिया है उसको रोकने का भी काम करता है। यह एंजाइम के रूप में कार्य करता है जो शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। अब ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा, ये भी बातें आपका सही है। ये मुख्य रूप से कोशिका के भीतर में अनुवांशिक सूचना संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी है। सिर्फ मुख्य रूप से ये बोल दिया, सिर्फ उसी के लिए काम नहीं किया बल्कि बहुत सारे काम के लिए होता है। ये आपकी बातें गलत है। तो कौन सा सही है इसमें? तो फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है। इसकी व्याख्या को जानते हैं, इसकी व्याख्या को जाने या नहीं जाने? बिल्कुल जानेंगे। देख सकते हैं, हाँ, ये जीन है गुणसूत्रों पर स्थित है। डीएनए के आपके खंड होते हैं। ये आपका डीएनए डाइन्यूक्लिक आपका जो है आपका इसका फुल फॉर्म बताइएगा। डीएनए का जो है आपका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो तय करते हैं कि आप कितने लंबे होंगे, आपके बाल यानी बालों का रंग कैसा होगा, यानी आपके माता पिता के पर डिपेंड करेगा। आपके आंखों का रंग कैसा होगा, काला होगा, भूरा होगा, ऐश्वर्या राय जैसा होगा या फिर किसी और के जैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है आपके जीन पर, यानी जीन यानी डीएनए पर करता है। अब कितने लंबे होंगे आपके उस पर डिपेंड करता है। बालों का रंग कैसा होगा। प्रोटीन इन लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आनुवंशिकता के माध्यम से ये जीन माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, यानी उसको ट्रांसफर होता है। आपका ये बातें सही। नेक्स्ट है आपका कथन 2, प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करता है। एंजाइम के रूप में काम करता है जो उत्प्रेरक होते हैं और शरीर में जैव रासायनिक आपका अभिक्रिया को तेज करते हैं, जैसे कि पाचन में और आपका उपापचय में, अन्य विभिन्न कोशिका प्रक्रिया में, इन सारी चीज़ों कार्यों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कथन 3 आपका गलत था। कथन 3 आपका गलत था। इसके थोड़ा और विस्तार करते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। प्रोटीन जो है अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ये अनुवांशिक जानकारियों को संग्रहित करने के लिए नहीं होता है। अनुवांशिक सूचना का भंडारण है न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए का दोनों पाया जाता है का कार्य है, ना कि प्रोटीन का काम होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है कोशिका में, ये सारी चीज़ें आपको वर्णित है, जिसमें ये आपको जब रहता है ग्लाइकोडीन होता है और ER होता है, ये सारी चीज़ें होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है, जीवद्रव होता है, जीवद्रव होता है, इसका फुल क्या है, सारी चीज़ें आप एक बार थोड़ी पोर्शन में फिर से बताएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको NCERT बताया, बट हम टाइम मिलते ही सारी चीज़ें मैं आपको फिर से पूरा जो है BPSC PT के लिए या BPS या फिर बिहार SSC BPSC TRE के लिए एक फुल कोर्स हम लॉन्च करेंगे। फुल आपका नोट्स रहेगा, फिर आपका जितने भी नोट्स का हम आपका वीडियो फॉर्मेट में 2 से 3 बार हम उसको रिपीट कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए वो आपको सिर्फ अनलिस्टेड फॉर्मेट में रहेगा। 199 पेमेंट दे करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। SCERT NCERT का नोट्स रहेगा, कई MCQs में प्रैक्टिस हम करवाएंगे। चलिए आगे करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। मरामश जो है मरामश जो के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, इसके बारे में जानते हैं। तो यह प्रोटीन के अत्यधिक सेवन के कारण होने वाले एक स्थिति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मुख्य रूप से कैलोरी और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होती है। बिल्कुल ये बात है। मरामश जो होता है यानी मरा हुआ शरीर के जैसा होता है। बच्चे को आपने देखा होगा, जो बच्चे कुपोषित होते हैं या फिर जिनके शरीर की पेट फूला होता है लेकिन अंदर से हड्डियों में सिर्फ ऊपर का हड्डी दिखता है, ये सारे जो होते हैं मरामश होता है। विच ऑफ द इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मरामश। इट इज द प्राइमरी रिजल्ट ऑफ फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ द कैलोरीज एंड प्रोटीन, यानी कैलोरी और प्रोटीन की कमी इसमें पाई जाती है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या देखिए, मरामश जो है एक गंभीर प्रकार का कुपोषण होता है। कुपोषण जैसा कि मैंने बताया आपको, जिसमें शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ये सारे जो कुपोषण है, मान लीजिए जो आपको जितना कैलोरीज आपको पर डे चाहिए उतना कैलोरी आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे जरूरत की चीज़ जो एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आपको शरीर को वृद्धि करने के लिए आपके DNA यानी आपके माता पिता के हाइट या फिर सब कुछ देखने को मिल होता है। वसा जो आपके फैट होता है, जिसको कहते हैं फैट, आपके जब भी आप कभी भी फास्टिंग में है, ट्रेवलिंग में है या फिर कई ज़रूरत होती है जो कि आपको
उसमें उसको फोड़ करके यानी कि अपने शरीर को उस सारे ग्लूकोज को तोड़ करके अपने शरीर में एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें होना चाहिए आपके शरीर में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो पोषक तत्व जिसको जितना चाहिए उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसीलिए बड़ा मस्त हो जाता है। एक बच्चे को आपने देखा होगा, अगर यूट्यूब पर यानी गूगल पर जाकर सर्च करके आप देखेंगे तो उसमें एक देखेंगे बच्चे का जो है पेट सब फुला रहेगा एकदम, लेकिन पूरी हड्डियाँ उसको दिखेगी जितना उनका होना चाहिए। मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 10 ईयर्स का है, बट वो दिखेगा 6 साल का, 7 साल का, या फिर 4 साल, उसके कम एज का दिखेगा। हाइट प्रॉपर नहीं होगी 10 साल के जैसा। इससे होता है लोगों का वजन जो है बहुत कम हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया बहुत कम। मान लीजिए 10 साल के बच्चे का वजन होना चाहिए 30 किलो, उसका वजन होगा 15, 16, इस तरह का वजन बहुत कम हो जाता है, वो बहुत पतले दिखने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों में बौनापन भी होता है, ये मतलब छोटा हो जाता है नाटा कट के। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। आई होप ये इसको थोड़ा आपको मिल पाया होगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें सही क्या है इसके बारे में जानते हैं। तापमान या टेम्परेचर में वृद्धि के साथ जो है अर्धचालक में की विद्युत चालकता जो बढ़ जाती है, क्या ये बातें सही है? क्या ये बातें सही है? ऐसे अर्धचालक में दूसरी बात है त्रिसंयोजी अशुद्धियों को ग्राही के रूप में जाना जाता है। तो इसकी बातें आप बताइएगा, इसमें से कौन सा बातें सही है? इसकी बातें आपके जो है दोनों बातें सही है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्धचालक की चालकता जो है बढ़ जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले को हम बता देते हैं अशुद्धियों के ग्राही को अर्धचालक के रूप में आपका त्रिसंयोगी अशुद्धियों के ग्राही के रूप में जाना जाता है। चलिए देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इनकी जो सेमीकंडक्टर की जो पावर होती है, कनेक्टिविटी चालकता जो होती है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। इन सच ए सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर द कॉल्ड एक्सेप्टर। इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर थी। आपके दोनों बातें सी ऑप्शन सही है, सी इसके बाद का सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अर्धचालक जो है विद्युत चालकता आमतौर पर तापमान के साथ बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस जो है उच्च तापमान इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, उच्च तापमान इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वे अधिक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और विद्युत चालकता में योगदान कर सकते हैं। यानी जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन आराम से मौज से घूमते रहता है। अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो और तेज़ी से घूमेगा, बहुत तेज़ से नाचेगा। जितना बसंती को पैसा मिलेगा, बसंती तेज से नाचेगी। चलिए नेक्स्ट है पी टाइप आपके अर्धचालकों में बोरोन जैसी त्रिसंयोजक अशुद्धियाँ जो है मिलाने से पदार्थ में छिद्र बन जाते हैं। ये छिद्र अर्धचालक के माध्यम से धनात्मक विद्युत आवेश को ले जाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समकक्ष इस तरह से आप लोग बताइएगा। 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, 50 तक आज करके छोड़ देंगे क्योंकि व्याख्या करने में समय लगता है। आप लोग को देख सकते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको इस प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ कि आपको दोनों चैनल में, जो कि आपका ए टू जी लाइव इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बैकअप चैनल जो शंकर सर है, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टाइम टू टाइम वहाँ अपडेट और साथ से साथ PDF और नोट्स प्रोवाइड होता रहेगा। नेक्स्ट है स्पिनोटॉनिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है, सही क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सीधे सही पर जानते हैं, इसके हमें आंसर हम देख के बता रहे हैं आपको। यह सूचना प्रसंस्करण और भंडारण के लिए इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के साथ साथ उनके आवेश को भी उपयोग किया होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सीधी व्याख्या पर चलते हैं। स्पिनोटॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अधिक तीव्र और कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के स्पिन और आवेश दोनों को उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसके और स्पिन और आवेश को दोनों को उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सर्वेक्षण में थियोडोलाइट का मुख्य कार्य क्या है? थियोडोलाइट का मुख्य कार्य है आपका सी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है कोण को मापना। क्षैतिज यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों के बीच का मापना। हम देख सकते हैं इंग्लिश में द मेन फंक्शन ऑफ द आपका थियोडोलाइट इज इन सर्वेइंग इज टू मेजर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स। ओके, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स के बीच को एंगल यानी थीटा को मापने का काम करता है। हम देख सकते हैं व्याख्या है सी, आपका थियोडोलाइट एक सर्वेक्षण उपकरण है जिसका उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक छोटी और चलायमान दूरबीन होती है जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में घूम सकती है। अनिवार्य रूप से यह एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो छोटी दूरबीन जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। 47 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ते हैं पहले।
चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं इसमें सही क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र में रखे गए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप किसी बिंदु आवेश से दूर जाते हैं, उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की शक्ति कमजोर होती जाती है तथा दूरी के वर्ग के साथ यह तीव्रता घट जाती है, दूरी के वर्ग के साथ घट जाती है। एफ बराबर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है किरचॉफ्स लॉ का, क्यू R1 R2/R1²। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। इसमें दोनों बातें सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए व्याख्या को जानते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र की क्षमता को वास्तव में प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे परिक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु पर अनुभव करता है। नेक्स्ट कथन 2 सही है। एक बिंदु आवेश के लिए आवेश से दूरी के वर्ग को बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। दोनों बातें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर। कूलम का नियम जो है, कूलम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल होता है। किसके बीच में होता है? तो आवेशों के आकार के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश के का जो है गुणनफल यानी Q1 × Q2 के गुणनफल के अनुपाती होता है। Q1 Q2 के आपका जो है दो बिंदुओं के आवेश के विद्युत बल जो होता है F बराबर इस तरह से जैसा कि मैंने अभी बताया इसके समानुपाती होता है तथा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। इसके बीच की दूरी यानी R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से अगर निकालेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके देखते हैं व्याख्या को। कूलम के जो नियम है, बल के आवेशों के आकार के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। जो है आवेशों के बल है जो है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सही कथन देखेंगे। कैनाल किरणों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके विचार देखते हैं। आपका ये धनात्मक किरणों में धनात्मक आवेश कण होते हैं। बिल्कुल बातें सही है। कैनाल आपका किरणें जो होते हैं धनात्मक में धनात्मक आवेश होता है। ये किरणें दाब डाल सकती है इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बिल्कुल बातें सही है। ये किरणें गैसों में आयनीकरण उत्पन्न कर सकती है। आपके तीनों बातें सही है। ठीक है, डी ऑप्शन देख सकते हैं। आपके कैनाल किरणें जो है जिन्हें धनात्मक किरणें भी कहा जाता है, धनात्मक आवेशित किरणें यानी अनायन आपका धनायनों से बनी होती है, जो तब उत्पन्न होती है जब एक वोल्ट उच्च वोल्टेज विद्युत आपका प्रवाह का डिस्चार्ज ट्यूब्स में गैस से गुजरता है। सही आपका दूसरा भी देख सकते हैं। कैनाल किरणें कंटेनर की दीवारें में टकराने पर दाब डाल सकती है। यह दर्शाता है कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आपका डी ऑप्शन से। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक आपका पुनर्नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर का आपका सही जो है उसका जानने की कोशिश करेंगे। यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान होता है और इसमें समजातीय गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करता है। ये बातें सही है। यह केवल उन जीवों में होता है जो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं तथा अलैंगिक प्रजनन में ये नहीं दिखाई देता। ये बातें गलत है। आपका अनुवांशिक जो है पुनर्नियोजन जो है दोनों में आपका कार्य होता है। आपका सिर्फ एक बात है आपका सही है। 50 नंबर का देख सकते हैं। पहला कथन आपका सही है। अनुवांशिक पुनर्नियोजन के वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, विशेष रूप से प्रोफेज 1 में, जहाँ समजातीय जो होता है समजातीय गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर आपका नामक प्रक्रिया के माध्यम से अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। इससे संतानों में अनुवांशिक विविधता बढ़ती है। जैसे आप मान लीजिए गाय का आपने देखा होगा, ब्रीड आपने लिया होगा, तो कई नस्लें जो है सुधारने के लिए अलग अलग ब्रीड का इसमें यूज किया जाता है ताकि उसमें अनुवांशिक विविधता पाई जा सके, अच्छे ब्रीड का आपका नस्ल पैदा हो सके। कथन 2 आपका गलत है। अनुवांशिक पुनर्नियोजन मुख्य रूप से यौन प्रजनन के दौरान होता है, लेकिन यह क्षैतिज जीन स्थानांतरण जैसी विधियों के माध्यम से बैक्टीरिया जैसे अलैंगिक जीवों में भी हो सकता है। इसलिए पुनर्नियोजन जो केवल यौन प्रजनन करने वाले जीवों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी में हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है। फिर से बताते हैं। अनुवांशिक आपका जो है अनुवांशिक संयोजन जो है मुख्य रूप से यौन प्रजनन के दौरान होता है, लेकिन यह
क्षैतिज जीन जो है स्थानांतरण जैसे विधियों के माध्यम से बैक्टीरिया जैसे अलैंगिक जीवों में भी हो सकता है, यानी जो बैक्टीरिया जो फैलता है जिसे आपका कई ऐसे जो है इसलिए जो है पुनरुत्पादन संयोजन केवल यौन प्रजनन करने वाले जो जीव मतलब बच्चा पैदा करने वाले नहीं बल्कि अंडे वही होते हैं, या जीवों के लिए भी नहीं है बल्कि सभी लोग के लिए। ठीक, 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन डाउन सिंड्रोम का कारण है? तो डाउन सिंड्रोम का कौन सा कारण है? गुणसूत्र 21 का एक जीन के में म्यूटेशन के रूप में, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के रूप में, लिंग गुणसूत्रों के युग में एक लुप्त गुणसूत्र में। बताइएगा आप लोग इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है बी, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के रूप में जानते हैं डाउन सिंड्रोम। कौन डाउन सिंड्रोम का कारण है, इसकी व्याख्या को जानते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है जिसमें आपका ट्राइसोमी 21 के रूप में जाना जाता है, गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रतिलिपि की उपस्थिति के कारण होता है। इस आनुवंशिक विसंगति के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र को ये 2 के बजाय कुल 3 प्रतियां होती है। कुल कितने? 3 प्रतियां होती है। चलिए, कुल 3 प्रतिलिपियां होती है। चलिए, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ हेल्पफुल होगा। आप अपना वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा है तो, नहीं तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, और शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों को जो आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, जिनको ज़रूरत होगा। और सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या फिर आपका लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कई लोग सब्सक्राइब करते हैं बट आपको जो है उसमें एक आपता ओल जा करके उसमें बेल घंटी दबा लीजिएगा, बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और जो लोग जो कई मटेरियल जो है आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते अभी, तो उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप ट्रस्ट करके, अगर जिनको ट्रस्ट होगा, इस पर आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। 199 पेमेंट करके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।